अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, एक ऐसा वक्त है जब पीपल्स पार्टी तैयार है 10 दिन के बाद आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने के लिए। दूसरी तरफ पीडीएम में शामिल जमातें तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं। उसको कामयाब करने के लिए भी काफ़ी पूरे एतमाद भी नज़र आती हैं, सरगर्म भी नज़र आती हैं। होना ये चाहिए था कि हुकूमत आवाम के अंदर जो अभी मनफी जज्बात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर महंगाई को लेकर, उनको कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा सा अपनी तरफ रिझाने के लिए आवाम को कोई ऐसे इकदाम करती कि आवाम जो हैं उनके जज्बात थोड़े से कंट्रोल में आते, ज़रा हुकूमत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता। लेकिन लगता ये है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि ख़बर ये आई कल रात को कि पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये वो इजाफा जिसमें पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये इजाफा बहुत ज़्यादा है, असम्बली को वापस भिजवा दिया ओगरा की। लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ख़बर आ गई कि 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हो रहा है। अब ये इजाफा सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में नहीं होता, बल्कि इसका रिपल इफेक्ट आता है और अल्टीमेटली तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो महंगी हो जाती हैं। पहले ही महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आवाम के लिए अपने कारोबारी ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो चुका है। 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंची हुई है, उसमें मज़ीद इजाफा अब होगा तो आवाम की चीखें जो हैं वो अब मुझे लगता है कि इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी। महसूस ये होता है कि हुकूमत ऑपोजिशन से ज़्यादा इस चीज़ से ज़्यादा परेशान नहीं है कि ये ऑपोजिशन क्या करती है, बल्कि अपने लिए मसाइल जो है वो ख़ुद से पैदा कर रही है। और ऑपोजिशन जो है वो भी इन मसाइल को जो हुकूमत अपने लिए पैदा कर रही है, यानी कि महंगाई में इजाफे को, बाकी चीज़ों को, वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और जो नई लहर आएगी महंगाई की, उससे हुकूमत को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, हुकूमत की सियासत को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आज एक और ख़बर आई कि काबीना में नए अरकान की शमूलियत होगी। अचानक से ऐसी क्यों ज़रूरत पेश आई कि नया अरकान जो हैं वो काबीना में शामिल किए जाएंगे, वफाकी काबीना में। इसके ऊपर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो आज सुबह वाक़या पेश आया सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी का। FIA ने किस तरह से उसको हैंडल किया, उसके बाद मोहसिन बेग साहब ने उसको किस तरह से हैंडल किया, इसके ऊपर काफ़ी जो है चीज़ें सामने आ रही है, काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा, नदीम कुरैशी साहब मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब तहरीक इंसाफ, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, सर, पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा, 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई पहुँच चुकी है और ऐसे में 12 रुपये से ज़ायद का इजाफा, मुल्क की तारीख़ की महंगी तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमतें पहुँच चुकी हैं। ये भी आलमी मार्केट में जो इजाफा हो रहा है, इसी वजह से इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल फैसला है और मुझ जैसे शख्स के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे पार्टी के लिए काम कर रहा हो और ग्रास रूट लेवल से पार्ट ऑफ द असेंबली बना हो, ये वाकई बड़ा मुश्किल टाइम है। लेकिन हमने देखना ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या है। अब जाहिर है जब $92 से भी ऊपर पे फी बैरल पेट्रोलियम की रेट जाएंगे पेट्रोल के, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी चीज़ से बेखबर नहीं है। ये मुझे 100% यकीन है कि ये जो मुश्किलात हैं, ये जो महंगाई का सिलसिला बढ़ा हुआ है और पूरी दुनिया, बिलखुसूस चूँकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें अपने मुल्क की बात करनी है, ये तकलीफ दे जो प्रोसेस है या ये जो अमल है, ये इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा। मैं खुद भी समझता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए गैर मकबूल फैसले करना इतना आसान नहीं होते। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चीज़ों के रेट्स बढ़ाए जाए। गवर्नमेंट के हाथ में टैक्सेस होते हैं, सेल टैक्स है, पेट्रोलियम लेवी है, वो गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने उसमें बहुत हद तक कमी की, कोशिश की कि ज़्यादा बोझ लोगों सार्फिन पर ना जाए। लेकिन जाहिर है जब आपने पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल, डीजल और इससे मुतल्लिका तमाम प्रोडक्ट्स और इसके बाई प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट करने हैं और एक साइड पर पाकिस्तानी करेंसी पर प्रेशर है, जाहिर है जब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो डॉलर का रेट भी इंक्रीज होगा
और जब डॉलर का रेट इंक्रीज होगा और आपको वो चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो उसके असरात मुरतब होंगे। बहुत मुश्किल वक्त है। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि जी मैं इसके लिए कोई लॉजिक्स दूं। लॉजिक और दलील सिर्फ एक है कि ये मुश्किल इसमें वक्त कोई शक आरजी नहीं है नदीम जैसे साहब कि आलमी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है पेट्रोल की कीमतें, लेकिन 12 रुपए का अचानक से इजाफा करना, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हुकूमत थोड़ा सा बांट लेती है बोझ आवाम के साथ? देखिए, हुकूमत ने बोझ बांटा। जो सेल टैक्स था, पेट्रोलियम लेवी थी, वो आज से 5-6 साल पहले उसका जो डिजिट्स थे, आज अब वो डिजिट खुद देख रहे हैं, वो ना होने के बराबर है। लेकिन ये जो मुश्किल है, ये जो एक चैलेंज है पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, मैं समझता हूं जो लोग चीजों का इदराक रखते हैं, जिन लोगों को चीजों का अंदाजा है, जो इंटरनेशनली मार्केट से राब्ते में है, जिनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं, उनको अंदाजा है इस बात का। हमारे लिए बतौर अवामी नुमाइंदे के यकीनन अपने लोगों को मुतमईन करना, लोगों को इस बात पर कायल करना और लोगों को कन्विंस करना मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किलात ही कौमों को कौम बनने में उनकी मदद करती हैं। इन चैलेंजेस का मुकाबला करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि ये जो इजाफा हुआ है जी इसके असरात नहीं आएंगे, इसके असरात बिल्कुल आएंगे। और जो गवर्नमेंट मैयर्स ले रही है, गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, और जो 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 इंफॉर्मेशन मेरे तक है, ये बड़ा आर्जी सा स्पेल है। जैसे ही हालात मामूल पर आते हैं तो ये आर्जी स्पेल बड़ा लंबा हो गया है नदीम कुरैशी साहब, ये आपको भी पता है, ये अवाम जो फेस कर रही है उनको भी पता है। सहर साहिबा, अब हुकूमत तो बड़ा आसान कर रही है ऑपोजिशन के लिए काम, के अवाम जो है वो पहले ही उनके वो महंगाई से तंग हैं, परेशान हैं, और अब हुकूमत भी मान रही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है और लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के लिए आसानी हो रही है, फैसिलिटेशन जो है वो आप लोगों की हो रही है इन फैसलों से। शुक्रिया आयशा, अगर ये हालात ना होते, ऐसे हालात ना होते जहां पे वजीर आजम को खुद अपनी काबीना के 40 अफराद को नाअहल और नालायक इंडोर्स करना पड़ता, अगर ये मुश्किलात ना होती, अगर ये बहरान ना होते, सर साहिबा, अगर ये वो तो सर्टिफिकेट्स तारीफी असनाद बांट रहे हैं, आप नाअहल कह रहे हैं काबीना को। यानी वो असनाद के काबिल ना आपकी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ना वजारतुल खारजिया है, ना प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है। तो आप देखिए 40 तो नाअहल और नालायक हुए ना, जो 10 हुए उनका क्राइटेरिया तो उनको मालूम होगा। अगर वो बेहतरीन कारकर्दगी कर रहे होते जो बताया गया, तो फिर उनको भी कोई तारीफी असनाद मिल जाते। देखिए बात यह है, यहाँ तो वजीर आजम साहब ने खुद जो क्राइटेरिया रखा जज करने का परफॉर्मेंस, उनमें उनको नालायक इंडोर्स कर दिया। तो ये तो अपोजिशन तो इनको बिल्कुल छेड़ती भी नहीं। जिस तरीके से तमाम तहफ्फुजात के बाद हम आके बैठे थे नेशनल असेंबली के अंदर, हम इन्हें कुछ ना कहते, हम कहते कि जी आप अपनी जरूर परफॉर्मेंस दिखाएं, 90 दिन में नहीं दिखा सकते आप, जो है वो 6 महीने में दिखाएं, आप साल में दिखाएं। अब चंद हफ्ते की फिर बात कर रहे थे, फिर साल की बात कर रहे थे, फिर 1.5 साल की बात कर रहे थे, फिर 2 साल की बात कर रहे थे, अब 3.5 साल हो रहा है। और आपकी परफॉर्मेंस तो ये है कि आप अभी कहते हैं शॉर्ट स्पैन है। नदीम कुरैशी साहब जरूर ग्रास रूट लेवल से आए हैं, वो बात करेंगे, उनको शायद लोग पूछते होंगे कि जी आपने वोट लिया है कुछ वादे करके, लेकिन वो लोग जो सिलेक्टेड हैं जो कि ग्रास रूट लेवल से नहीं आए, उनके रवैये तो ऐसे ही हैं। यानी आप ये देखें कि कोई ऐसा शख्स जिसको शऊर हो और जो जानता हो कि अवाम के क्या मसाइल है, वो इतना इंतशार, इतनी हिजान अंगेजी बर्पा कर सकता है कि तवज्जो फोकस जो है कारकर्दगी पे नहीं है, फोकस इस बात के ऊपर है कि तर्जुमानों की फौज अपोजिशन को, मुखालिफिन को, ओपोनेंट्स को किस तरीके से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, किस तरह से उनको निशाना बनाए, किस तरह से मीडिया का वक्त जो है अपना मनसब, अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके ऑक्युपाई किया जाए। देखिए बात ये होती है, आपका फोकस पता लगता है। इससे पहले इससे भी ज्यादा जो है 100 से ऊपर भी गई जो है फ्यूल की कीमत। मसला है कि आपकी पहले दिन से गलत पॉलिसीज है, आपने अवाम से झूठ बोला, आपने गलत बोला। मैं कहती हूँ इमरान खान साहब एक दफा उसी कंटेनर पे वापस अपने आप को रख के सोचें कि आप कैसी बातें करते थे और आज आपने किन हालात में पाकिस्तान को पहुंचाया। अगर आपने बगैर सोचे समझे रुपए को डिवैल्यू किया तो अपनी बात को याद करें। अगर आज तेल की कीमत बढ़ी तो फिर आप इसको याद रखेंगे। अब जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हर कमोडिटी को। अब आप
सबकी हमारी चीखें निकल रही हैं। हम जो वहाँ तहम्मुल से बैठे थे, हमारी चीखें निकल रही हैं। अब पूरी कौम घबरा रही है। अब इमरान खान साहब अपना हेलीकॉप्टर छोड़े, क्योंकि कितने हेलीकॉप्टर सर साहब कितने पुरुमीद हैं आप लोग कि अब खास तौर पर इस फैसले के बाद लोग निकलेंगे आपके साथ बड़ी तादाद में? देखिए, इस फैसले से पहले भी इस नहज तक आ गए थे और इस फैसले ने मजीद जो है ना ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, आपका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। आप ये सोचें कि जो डीजल की कीमत बढ़ी है, फ्लोइंग कॉस्ट कितनी बढ़ी है, ठीक है, आपकी पहली और हर चीज की कीमत बढ़ेगी, हर कमोडिटी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड होगी। और उसके बाद क्या होगा, आवाम क्या करें? हम तो यकीन करेंगे, सोच के बैठे, एक दिन बिजली की कीमत बढ़ती है, एक दिन गैस का बहरान आता है, एक दिन फ्यूल की कीमत बढ़ती है। ये तो रोजाना का मसला है। ऐसा ही है, परचेजिंग पावर जो है वो आधी रह गई है और जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। इख्तियार वली खान साहब भी हैं, सैर साहिबा, इख्तियार वली खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। गाड़ियां लाके उस पे जाया करें ना, हेलीकॉप्टर छोड़ दें, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तब भी बड़ा फ्यूल लगता है। इख्तियार वली खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इख्तियार साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की, बाकी जो सियासी रहनुमा थे उनकी जानिब से भी तनकीद सामने आई इस फैसले के ऊपर कि 12 रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। लेकिन सर ये तनकीद करना और तनकीद मीडिया पर आकर या ट्विटर पर और फिर सियासी मुलाकातें, क्या ये काफ़ी है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ऑपोजिशन को? कोई अलामती एहतजाज ही जो है प्लान हो जाता ताकि लोगों को भी पता चलता कि ऑपोजिशन जो है वो हमारे साथ खड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, सबसे पहले तो 12 रुपए का जो इजाफा है, मैं उस पर इतना कमेंट करूंगा कि नदीम कुरैशी साहब हो या वजीर आज़म इमरान खान साहब हो या उनके वजीर पेट्रोलियम हो या वजीर खजाना हो, कोई भी बंदा हो, उनका ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि आलमी मंडी में रेट ऊपर चले गए। हम तो इनसे ये पूछते हैं, जब आलमी मंडी में रेट कम थे तो उस वक्त आपने क्या रेट रखा हुआ था? कोरोना के दिनों में तो ये पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल मुफ्त में बांट रहे थे, वो मुफ्त दे रहे थे, इवन माइनस में प्राइसेस चली गई थी। आपका तो उस वक्त का रेट भी 120 और 115 रुपए का था। आप उस वक्त को क्यों भूलते हैं? दूसरा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में इमरान खान को ये कीमत 65 रुपए की हजम नहीं होती थी। ये कहते थे कि ये महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं, इसमें वजीर आजम चोरी कर रहा है, इसमें सारे वजीर और पूरी हुकूमत चोरी में मुलविस है। तो जनाब इमरान खान साहब, आज तो आपके वही फरमूदात पूरी कौम याद कर रही है, जब आप कहते थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर महंगा होता है, महंगाई आती है, तो आप समझ लें कि आपका वजीर आजम चोर है। तो उस वक्त आपको ये आलमी मंडी वाला जो फॉर्मूला है, क्या ये आपको याद नहीं था या आपको समझ नहीं आता था? शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, तो देखिए सहर, मैन आप मेरी बैठी हुई है, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कौन सा ऐसा एहतजाज है जो हमने नहीं किया, जिसमें हजारों और लाखों लोग इकट्ठे हुए? लाहौर देख ले, कराची देख ले, पेशावर देख ले, कोयटा देख लें, एहतजाज तो होते हैं, लेकिन एहतजाज पॉलिटिकल माहौल हो डेमोक्रेटिक मुल्कों में, वहां पर एहतजाज का मतलब ये है, जो इमरान साहब कभी अपोजिशन में थे तो ये कहते होते थे कि मेरे खिलाफ अगर केपी में 550 लोग भी अगर कहीं निकल आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब इनसे तो हम ये पूछते हैं कि मौलाना साहब के तो मिलियन मार्चेस हुए हैं और वो महंगाई के खिलाफ हुए हैं, आपकी पुअर परफॉर्मेंस के खिलाफ हुए हैं। ये जिनको आपने अवार्ड दिए हैं, जिनको आपने तारीफी असनाद दी हैं, मुराद सईद जैसे लोगों को, शेख रशीद जैसे लोगों को, ये तो वो लोग हैं, ये किसी चौक में जाने के लायक नहीं है। मैं तो किसी भी वजीर खजाना को या कोई भी वफाकी वजीर हो, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि पिंडी के चांदनी चौक में आके एक तकरीर करके दिखा दे, राजा बाजार में जरा घूम के दिखा दे, ब्लू एरिया में किसी दुकान से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके दिखा दे। आज हालत ये है आयशा, मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू, और मैं कौम को बताना चाहता हूँ, पेशावर में गुज़श्ता 2-3 दिनों से रास्ते में राह चलते हुए लोगों से डबल रोटी और रोटी छीने जाने की रिपोर्ट्स आ रही है। यहाँ पे स्नैचिंग शुरू हो गई, तंदूर पे जाके रोटी उठाई और बंदा भाग गया। गन पॉइंट पे मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है। आपकी जो तब्दीली थी, खुदा अल्लाह रसूल का वास्ता, वो आपको मुबारक हो।
आप मान लें, इख्तियार तस्लीम साहब, कर लें, ऑपोजिशन इमरान जमातें खान जो हैं, वो पीपल्स फेल हो पार्टी, चुकी है। नून लीग, पीडीएम में शामिल जमातें, वो हमें कहती हुई नजर आती हैं कि इस हुकूमत से निजात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। लेकिन आप की पीडीएम या पीपल्स पार्टी भी इवन तमाम जमातें जो हैं ऑपोजिशन में शामिल, वो एक पॉइंट पर हमें मुत्तफिक नजर नहीं आती हैं। कभी कहा जाता है कि मार्च इसमें होगा, कौन कभी कहा सा जाता है ये तहरीक आपको अदम एतमाद है होगा। आयशा, अब मुत्तफिक है। तहरीक अदम एतमाद की बात पर आए हैं तो उसके बाद मौलाना कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद हो जाता है तो फिर लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग मार्च का ऐलान 3 महीने पहले कर दिया जाता है। उस टाइम पे भी हुकूमती रहनुमाओं ने कहा था कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। आप लोग तो खुद से सही साबित कर देते हैं हुकूमत के रहनुमाओं को, जो वो बातें करते हैं। मैं बताता हूँ। अगर आप ये कहती हैं कि हम अदम एतमाद लाने में नाकाम है, तो लेट मी कन्फेस इट। मैं कन्फेस करता हूं कि अभी तक हम नहीं ला सके, हम्म क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी कुव्वत है और हम उसको सियासी नजरियाती जमात समझते हैं। हम्म लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जब हम इकट्ठे हुए थे, उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी मान जाती और हम इस्तीफे दे देते कलेक्टिवली, तो शायद आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना खड़ी होती और ये इसके बाकियात भी खत्म हो चुके होते। तहरीक इंसाफ बजाते खुद कोई सियासी नजरिया और सियासी जमात तो है नहीं, ये तो एक कैफियत थी। और तमाम जमातों का जो उनका वेस्ट था वो बाहर जिन्होंने फेंका, उसको मिला के तो तहरीक इंसाफ बनी है। हमारी जो कमजोरी है वो यही है कि हम अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा तो कर गए एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनसे हम इस्तीफे लेने में नाकाम रहे। अब हमारी भरपूर कोशिश है पीपल्स पार्टी से भी, और जितनी तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं इनके जो इत्तेहादी हैं, क्यू लीग हो गई, एमक्यूएम हो गई, उन सब के साथ राब्ते कर रहे हैं। और हम उनको यही कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, अल्लाह रसूल के लिए आप निकले, और इस कौम के लिए ऐसी असेंबली में बैठने का फायदा कोई नहीं है। जब बाहर लोग, आप यकीन करें, लोग बच्चों को कश्ती में बिठा के दरिया बीच में ले जाके बच्चों को फेंक देते हैं। इख्तियार साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इन असेंबलियों में बैठने का फायदा नहीं है, मुझे याद है 2018 के इंतखाबात के बाद मौलाना और शहबाज शरीफ साहब, बड़े सियासी रहनुमा इन तमाम जमातों के, इन्होंने मीडिया टॉक की थी और कहा था कि हम इन असेंबलियों को मानते ही नहीं है, और उसके बाद उन्हीं असेंबलियों में जाकर हल्फ भी उठाए थे। बहरहाल मैं आगे बढ़ जाती हूँ थोड़ा सा। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी इस बात का मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट करना। जी। मुझे आज भी याद है कि मौलाना साहब ने ये तजवीज पेश की थी कि इन असेंबलियों में बैठने का फायदा नहीं है। 2018 के इलेक्शन के इंतखाबात ना हमने, ना अवामी नेशनल पार्टी ने, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, किसी ने तस्लीम नहीं किए थे। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब की ये वो थी कि वो बजिद थे कि असेंबली में बैठ के अपना प्रोग्राम चलाना चाहिए पॉलिटिकली, और उसका सबसे ज्यादा खमियाजा जो है वो नून लीग ने भुगता है। मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम, हमजा, कोई, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मकाम, कोई बंदा ऐसा नहीं रहा जिसको जेल नहीं भेजा गया। हालांकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, क्या ये नवाज शरीफ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था? क्या ये सिर्फ अपोजिशन को चलने के लिए बनाया गया था? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इख्तियार साहब, ऑन द रिकॉर्ड है। सही, आपका पॉइंट आ गया जी। नदीम कुरैशी साहब, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। खबर आई, शहबाज गिल साहब ने कहा कि सूबाई और विफाकी काबीना में मजीद लोग जो हैं उनको ऐड किया जाएगा, उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो हो रही हैं। अचानक से जरूरत क्यों पड़ी, और ये कहीं वही लोग तो नहीं है जिनके बारे में अपोजिशन दावे करती है कि ये हमारे साथ राब्ते में है? देखिए जी, शहबाज गिल साहब ने ये खबर ब्रेक की है, इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। गवर्नमेंट में डिसीजंस होते रहते हैं, डिफरेंट लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमारे मुखालिफ जो भी कहें, एक ट्रेंड इस जमात ने ज़रूर सेट किया कि पाकिस्तान में जो अरसा दराज से 2 पार्टी सिस्टम था, और ये पार्टीज यहाँ म्यूजिकल चेयर की गेम खेल रही थी। कभी एक पार्टी दूसरी को गालियां देकर इक़्तिदार में आती थी, और दूसरी जमात इक़्तिदार में आकर अपनी अपोजिट को सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन करार देती थी। उस सिस्टम को ब्रेक किया, मिडिल क्लास के बहुत सारे लोगों को ये मौका दिया वो मुल्क की नुमाइंदगी करें। आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी चीजों को बड़े डिफरेंट वे में आगे बढ़ाया। हमारे मुखालफीन तो खैर आप इनसे पूछ रहे 3.5 साल में ये तो कोई एक अच्छा काम भी ना मानेंगे, और मैं आज भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं हमारी सियासी सिस्टम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सियासतदान एक दूसरे को
तबर्रा करने में, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जब हमें टेबल पर बैठकर बात करनी पड़ती है तो फिर हमें अवाम के सामने हमारी वो आंखें नहीं उठती जब जब हम अपने अपने मुखालिफ को गाली देकर और उस पर डिफरेंट किस्म के इल्जामात अपनी मर्जी का रिजल्ट देने के लिए लगाते हैं। मैं समझता हूं अगर फेडरल कैबिनेट में या प्रोविंशियल कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं कि जी कुछ लोगों को आना चाहिए, तो जाहिर है जी वो डिसीजन मेकर है। मैं तो उस थिंक टैंक का हिस्सा नहीं हूं, ना ही मुझे ये पता है कि यहाँ मतलब कौन सा ऐसा मयार होगा। नदीम साहब चले, पार्टी का हिस्सा तो है ना, और ये बातें होती भी हैं, पहुंच भी जाती हैं, अगर सहाफियों तक पहुंच जाती हैं तो फिर आप तो पार्टी का हिस्सा, आप तक भी पहुंच जाती होंगी, तो इस लिहाज से जरा बताइए, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई को यहाँ पर। मैं बिल्कुल पार्टी का हिस्सा हूं, मेरे लिए बड़ा ऑनर है, और मैंने आपको अर्ज ये की है कि मुझ तक इस हवाले से कोई खबर नहीं है। हाँ ये जरूर है कि चूंकि अब 1.5 साल बाकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी जमातों की तरह इंतखाब में जाना है, और शायद कोई और जमात जो ये नारा बुलंद करती हो वोट को इज्जत दो, हमें इस स्लोगन से ज्यादा अगर हम किसी बात पर एतबार करते हैं या कोई जमात इस नारे पर एतबार करती है सही मानों में बजाय एक स्लोगन के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमने अपने मुखालिफ के वोट को भी रिस्पेक्ट दी और जो वोट हमें मिला हम उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर कुछ लोगों को यह मौका मिलेगा कि वो बेहतर प्ले कर सकते हैं, और पंजाब में तो काफी सारे काम हो रहे हैं डिफरेंट शोबों में, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत काम है, आबी ज़खायर है, 30,000 के करीब प्रोजेक्ट जो मेरे पास फिगर है वो पंजाब में ऑन गोइंग है। लेकिन चूंकि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा चूरन इनकी पटारी में है महंगाई वाला, ये उसको यूज करते हैं, इनकी कोशिश होती है कि प्रोपेगेंडे के जरिए, चूंकि एक एलिमेंट रहा पिछले 20-22 साल में जब प्राइम मिनिस्टर खान ने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी, वो कौम को इस बात पर कायल करने में कामयाब हुए और आज भी हैं कि कोई मुल्क, कोई रियासत और बिलखुसूस पाकिस्तान करप्शन के साथ नहीं चल सकता। अब जिन लोगों पर ये इल्जामात रहे, और इनमें से बेशतर इल्जामात इन जमातों पर जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में एक दूसरे पर लगाए, केसेस किए, लेकिन इन्होंने किसी भी अपने उस सवाल का जवाब जो करप्शन से मुतालिक था इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने एक नई गेम शुरू की, चूंकि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन बढ़ी, कोविड के बाद जो सूरत हाल चेंज हुई, अब ये कोविड को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है दुनिया की मईशतों का जो हाल इस कोविड ने किया। पूरी दुनिया में जो शटडाउन था, जो लॉकडाउन था, प्रोडक्शन बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, दुनिया यानी हुकूमत की पॉलिसियों का कोई मसला नहीं है, हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल ठीक थी। नहीं आयशा मेरी सुने ना, मेरी सुने, तो उसमें वो सारे एलिमेंट को ये बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप 22 साल की जिद्दोजहद पर पहुंच गए हैं ना, आप मुझे जरा आगे भी बढ़ने दें क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। सहर साहब, आप जरदारी साहब जो हैं उनके फार्मूले की बात हुई है कि उन्होंने कोई फार्मूला पेश किया है, क्या फार्मूला है वो, और ये फार्मूला किस लिहाज से है? क्या ये आदम एतमाद की तहरीक के बाद का कोई फार्मूला है कि उसके बाद क्या करना है? क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम जानने की कोशिश करने हैं कि अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद ऑपोजिशन का क्या प्लान है, क्या करना है? क्या फौरी इंतखाबात की तरफ जाने की बात है या फिर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी और कोई इन हाउस तब्दीली हो सकती है? आयशा, पहले तो नदीम कुरैशी साहब की बातें सुन के मुझे पता नहीं हंसी आ रही थी कि इतनी लाइल्मी और इतनी मासूमियत के इनको अंदाजा ही नहीं है कि इनके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। बिल्कुल इमरान खान नियाजी साहब ने एक नया जो है वो एक रवाज डाला इंतशार का, हिजान अंगेजी का, यानी वो छोटी मुख्तसर काबीना रखनी थी ना, कोई एक बात तो जो कंटेनर पे खड़े होके की थी, कोई एक बात तो सच्ची साबित कर देते। ना वो गवर्नर हाउसेस में लाइब्रेरी बनी, ना वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनी, ना जो है वो कोई अवाम को रिलीफ मिला, ना ही कोई कशकोल टूटा, ना ही खुदकुशी की, पता नहीं क्या किया, सिर्फ अवाम की चीखें निकलवा दी और खुद जो है वो अभी पता नहीं आप कब तक आपके इक़्तिदार की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे, कब तक? अब अभी बात आप कर रही थी कि अपोजिशन क्या कर रही है। देखिए, अपोजिशन जो है हर जमहूरी तरीका इख्तियार कर रही है। हमने पार्लियामेंट में भी बात की, हमने पार्लियामेंट में भी एहतजाज किया, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया, और 27 फरवरी का जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है वो इस हुकूमत के लिए आखिरी, मैं समझती हूँ कि आखिरी, वो कहते हैं ना नवश्ता दीवार, कि अब उनको जाना होगा और ये नो कॉन्फिडेंस मूव भी आएगी, ये कामयाब भी होगी
और उसके बाद देखिए जो सियासी जो पार्टीज होती है ना, वो मशावरत पे यकीन रखती हैं। यकीनन ये चीजें हर चीज मीडिया पे कहने की नहीं होती। मुल्क को आगे लेके चलना है, इस वक्त मुल्क की बका और मुल्क की सालमियत की बात है। वैसे कोई वक्त तय हो गया है सैर साहिबा कि कब लेकर आनी है अदम एतमाद? जी इंशाल्लाह, देखें इंशाल्लाह जो है हमारे लॉन्ग मार्च से पहले जो है नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाएगी और इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाएगी। और ऑपोजिशन जमातों के जो इख्तलाफात हैं बाद के, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि नून लीग फौरी इंतखाबात चाहती है और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, क्या उस चीज के ऊपर इत्तेफाक हो गया किसी एक पॉइंट के ऊपर? देखिए आयशा, कोई देखें हर वो चीज जो हम मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं और अंदाजे लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो। कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं अंदाजे नहीं लगा रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना सैर साहिबा, जैसे कि मैं नदीम साहब को कही थी आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, तो मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ, जानना चाह रही हूँ। देखिए बात ये है कि ना कोई चीज खत्मी होती है, ना कोई सिचुएशन के हिसाब से चीजें इवॉल्व होती हैं। और जब सियासी कायदीन एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, जब मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, जब आपस की कोऑर्डिनेशन है, जब एक कॉज एक है, इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क को और अवाम को बुहरानों से निकालना, तो आप यकीन करें कि हर फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला होगा। ठीक है, उस वक्त भी बात करी कि मेरे भाई ने कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिए। हमारा एक सवाल था कि इस्तीफे देने के बाद अगर असेंबलियां तहलील नहीं हुई तो क्या होगा। पहले वो फिजा बना लें कि लोग इतना एक प्रेशर क्रिएट हो जाए कि हम इब्तदा करें नो कॉन्फिडेंस मूव की, इस हुकूमत को कमजोर करें और आगे चले। आज वो फिजा बन चुकी है, आज वो फिजा बन कि हम अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात करती है, और आपने भी कई मर्तबा प्रोग्राम में कहा है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत के अंदर। और अगर अभी टाइमिंग की बात करें, 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, चौथा साल तकरीबन जो है वो शुरू होने वाला है इस हुकूमत का, और अब आके आपने ये बताया है कि आपके लॉन्ग मार्च से पहले आ सकती है तहरीक अदम एतमाद। इख्तियार वली खान साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप की है। उनका इजलास हुआ, तकरीबन 35 के करीब MNAs MPs उसमें शामिल हुए, और ऐसी खबरें आई हैं कि उनमें से कुछ की राय ये है, तजवीज़ दी है कि नून लीग के साथ जाके हमें खड़ा होना चाहिए। आप लोगों का एक्टिवली राब्ता है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नून लीग का? देखिए आयशा, एक तो जो आपने कैबिनेट की बात की, कैबिनेट की एक्सटेंशन की, मैं उस पर थोड़ा सा इतना कमेंट करूंगा जी कि आप ये 50 लोगों की जो कैबिनेट है, जिसका इमरान खान कभी बोलते थे कि मेरी काबीना जो है वो 10-12 लोगों से ज्यादा नहीं हो, वो 50-60 लोगों तक उन्होंने पहुंचा दिए। अब उसमें अगर आप कोई और बंदा लाते हैं तो वो एक और मुराद सईद होगा, कोई दूसरा जफर बेग मिर्जा होगा, कोई दूसरा जुल्फी बुखारी हो सकता है, कोई दूसरा शेख रशीद होगा, कोई उसमें आप दूसरा देख रहे हैं, कोई अली मोहम्मद खान होगा, कोई इन्हीं मटेरियल जो जिस तरह इनके हैं, इनके पास है, वो लोग भी तो हो सकते हैं जिनके साथ आप राब्ते कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब, मैं बताता हूँ आपको, जो अगर कोई रद्द बदल करनी हो ना, और अगर आप समझते हैं कि आपने, ये तो इमरान खान के अपने फरमूदात थे, ये बोला करते थे कि जब वजीर आजम ठीक होता है, टीम का कप्तान और लीडर ठीक होता है, तो नीचे टीम सारी ठीक अच्छा परफॉर्म करती है। तो इमरान खान को चाहिए ये तमाम जितनी भी इस वक्त नाअहली है, नालायकी है, ये मुल्क का जो सिस्टम इन्होंने बिठा दिया है। आप यकीन करें, आपने इससे पहले भी मुझे स्टॉप कर दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह माफी दे, इस वक्त ये मुल्क खुदा न खास्ता यहाँ पे भूख, इफलास, बेरोजगारी, तंगदस्ती इतनी बढ़ चुकी है, खुदा न खास्ता मुझे नजर आ रहा है कि हमारा मुल्क जो है ये इथोपिया बन जाएगा। यहाँ पे कहतसानी पड़ जाएगी, यहाँ पे तमाम इदारे बैठ जाएंगे, हालात इतनी बुरी तरफ जा रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, ये खुद तो वो लोग हैं, इन्होंने माल बनाना था, पैसे बनाने थे, इनकी 22 साल जदोजहद इसीलिए थी। ये किसी को चोर क्या साबित करेंगे? दवाई का चोर इनके आजू बाजू खड़ा है, चीनी का चोर, आटे का चोर, पेट्रोल का चोर, जमीनों का चोर, रिंग रोड स्कैंडल, BRT स्कैंडल, मालम जबा स्कैंडल भी। कौन सा ऐसा चोर है गंदम का, आटे का, कौन सा ऐसा चोर है जो इनकी सफों में खड़ा नहीं है? अब अगर इन्होंने वाकई में ये कुछ चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए और ये कोई परफॉर्म करे या कोई चेंज आए, कोई मामला दुरुस्त सिमत में जाए, तो इनको चाहिए कि ये अपने वजीर आजम को रुखसत करें।
ये टीम इतनी नालायक नहीं है जितना नालायक इनका वजीर आजम है। अब आपने बात की उसकी जहांगीर तरीन साहब की, तो जहांगीर तरीन तो ये तो इनके साथी थे, वो जहाज में जो बंदे बिठा के लेके जाते थे। अब इनकी अपनी पॉलिसियों से इनकी अपनी जमात कड़ी नहीं हो रही। 30-35 लोग तो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हुए जो फ्रंट पर हैं। इससे ज्यादा लोग पर्दे के पीछे भी खड़े हैं। और आप एक एक देख लेंगे। सहर आपा से आपने पूछा कि लॉन्ग मार्च कब होगा या अदम एतमाद कब आएगी। अब सारी पॉलिसी, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, वो पार्टी की पॉलिसी होती है, उसको हमने हिडन रखना होता है। हमारी अपनी तैयारी, नंबर गेम पूरा करना, और उसकी तारीख आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो आएगी तो एक बार मैं कौन को भी ये इख्तियार वली साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इस बार हमारा जो वार है वो खता नहीं जाएगा। जी सही। इख्तियार साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोगों की इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, बाकी हुकूमती कुछ वज़रा के बारे में भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनसे बात कर मामला तय करने का ऑर्डर भी आया है जो आपके कायद हैं पार्टी के, उनकी तरफ से, कि उनके साथ भी मामला तय किए जाएं। हुकूमत के पास ओहदे हैं, हुकूमत के पास मराहत हैं, हुकूमत जो है इन लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकती है ओहदे देकर, मराहत देकर। आप लोगों के पास क्या है जो आप ऑफर कर सकते हैं जिसकी बेस पर ये इत्तेहादी या जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन अभी जरा पर्दे में हैं, तो किस तरह से आप उनको अपने साथ मिलाएंगे? हमारे पास हुब्बुल वतनी है, हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास इस मिट्टी से बेलोस मोहब्बत और वफा, ये चीजें हैं। साहब आप इतने मासूम हैं, आपको लगता है कि मोहब्बत से आप बुला लेंगे इन लोगों को अपने पास? जी हम देखिए, हम उनको बुलाएंगे। और जो लोग यहाँ पर सर्व करते हैं आयशा, जो लोग इस मुल्क में सियासत करते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, हलफ उठाते हैं, वो वतन से मोहब्बत और वतन से वफादारी का हलफ लेते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, नदीम साहब ये जरा मैसेज आप अपनी क़यादत तक पहुंचाएं कि मोहब्बत थोड़ी सी बढ़ा लें, क्योंकि मोहब्बत ऑपोजिशन की तरफ से आपके लोगों को मिलना शुरू हो गई है और वो कह रहे हैं कि इस मोहब्बत के जरिए वो लोगों को साथ मिला भी सकते हैं। आयशा एक चीज अर्ज कर दूं, पिछले 3.5 साल में जितनी कानून साजी हुई, जितने बजट्स हुए, जब भी कोई कानून साजी होने का वक्त आया, आपने देखा मीडिया पर इसी तरह से हमारे इन दोस्तों ने बुलंदो बाग दावे किए। ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। इख्तियार वली खान साहब को मैं आजी के साथ अर्ज करूंगा, एक तो जो ये इन्होंने एक माहौल बनाया ना कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता एथोपिया बन जाएगा, मैं इनसे कहूंगा इन्होंने 2 बार अल्लाह और रसूल का नाम लिया। आप इस नाम पर यकीन भी रखें, यकीनन यकीन होगा आपको। राज़िक अल्लाह की जात है, रिज़्कों के फैसले अल्लाह ताला करता है। ये रोटी मैंने या आपने किसी को नहीं देनी, ये खुदा के फैसले होते हैं। इतने खुदाई दावे नाउज़ुबिल्लाह ना करें, लोग आपसे और ज्यादा मुतरफिर हो जाए। मेरी बात सुनिए, तवज्जो से सुनिए, मेरी बहन तवज्जो से सुनिए अपनी बात। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब। सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस हिस्से में हम बात करते हैं, आज सुबह खबर आई सीनियर सहाफ़ी बल्कि मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी की। कुछ वीडियोस भी आई, कुछ तस्वीर भी सामने आई जिसमें हमें नज़र आया कि FIA की टीम जो है उन्होंने छापा मारा मोहसिन बेग साहब की रिहाइशगाह पर और वहाँ पर हाथापाई हुई। फिर मोहसिन बेग साहब के हाथ में बंदूक नज़र आई और ये भी कुछ खबरें रिपोर्ट हुई कि वो सीधे फायर भी करते रहे, जिसके बाद उन्हें वहाँ से FIA की टीम गिरफ्तार करके ले गई। अब इस खबर के कई पहलू हैं। सबसे पहले तो इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? इसका आगाज़ हुआ था एक TV टॉक शो से, जहाँ पर मोहसिन बेग साहब और कुछ सीनियर सहाफ़ी बैठे थे। ज़ुमानी गुफ्तगू हुई मुराद सईद साहब के बारे में जो वफाकी वज़ीर हैं। और उसके बाद आज ये खबर आई कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया और मुराद सईद साहब की दरख्वास्त पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया कि उनके ख़िलाफ़ ये कैंपेन या फिर ज़ुमानी गुफ्तगू की गई, तो इसलिए उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। दूसरा ये कि मोहसिन बेग साहब
ने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से उन्होंने सीधे फायर किए, क्या ये तर्ज अमल ठीक था? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात कि मुराद सईद साहब का हक था कि वो कानूनी चाराजोई करते, कानून जो है उसका इस्तेमाल करते इस तरह से कि उनके खिलाफ जो किया गया है, जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, जिन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन क्या ये तरीक़ाकार ठीक था, या फिर अगर कोई आम आदमी इस तरह से दरख्वास्त लेकर जाता तो इसी तरह से कार्रवाई की जाती FIA या किसी भी सरकारी इदारे की जानिब से? इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल पाकिस्तान में सहाफ़त से मुताल्लिक ही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हम ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान में सहाफ़त करना बड़ा आसान है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कोई मुश्किल नहीं है। जितना अरसा मुझे हो चुका है मेरे करियर में, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि हमेशा मुश्किलात हैं, जान का ख़तरा भी रहता है, गायब भी कर दिए जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं सहाफ़ी। लेकिन अब कुछ दिनों से जो हो रहा है, इकरारुल हसन का मामला देख लीजिए, और अब ये मोहसिन बेग साहब जो हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। आपको लगता है कि दिन ब दिन मजीद मुश्किल होती जा रही है सहाफत करना? देखिए आयशा, थैंक यू वेरी मच। देखिए बिगड़े घर की कहानी है, ये बिगड़े हुए माशरे की कहानी है। ये तवातुर के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, ये न सिर्फ अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, बल्कि ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर कितना इंतशार है। आप देख लीजिए कि क्या ये गैर जिम्मेदार सहाफत का एक्ट, क्या उसके जवाब में तशद्दुद जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि इकरारुल हसन जो अपनी टीम को लेके एक इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में गए कैमरे लेके, क्या वो एडिटोरियली सही अमल है? मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदार है और कई तरीके। लेकिन सुनिए मेरे, लेकिन उसके जवाब में ये क्या ये दुरुस्त अमल है कि आप उनको नंगा करें और फिर तशद्दुद करें और करंट लगाएं? कि आज तक उस टीम के मेंबरान जो हमारे टीम में एयरवाई को कितने अरसे तक सरबराही की है, ऐड किया है, वो बच्चों की तरह हमारे हैं। और ये आप किस तरह कर सकते हैं कि रियासती इदारे या रियासती एहलकार जो है तशद्दुद से बदला ले, यानी कि इंतकाम ले। अब अगर एक टीवी प्रोग्राम में गैर जिम्मेदार गुफ्तगू होती है, गैर जिम्मेदार सहाफत होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट के इस एजम्पशन के ऊपर के हुई है, और मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार सहाफत हुई होगी। लेकिन उसका जवाब ये है कि आप गरीदा के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चलाएं, और क्या गैर जिम्मेदार जुमलों के तहत जो है आज FIA के जो एहलकार हैं, बकौल सेशन जज के जो एडिशनल जज हैं, उन्होंने कहा है कि जी बगैर सर्च वारंट के ये गैर कानूनी था मामला या रेड। कहने का मकसद ये है आयशा कि उसके बाद जो मोहसिन बेग साहब ने एक्ट अपनाया, पिस्तौलों के साथ वो दिखाई दिए गए तस्वीर में, वो भी गैर जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी रियासत के अंदर इस वक्त परवरिश पा रहे हैं कि जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि जो ताकतवर है वो अपना बदला ले ले, और अगर किसी इंडिविजुअल के जवाब में कोई रियासती एहलकार या हुकूमती एहलकार या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर तशद्दुद का वो तरीका इख्तियार करें, तो फिर तो विजिलेंटिज्म होगी, और फिर तो मियां चन्नू वाले जैसे एक्ट जो है वो लोग अपने हाथों में लेंगे। श्रीलंकन जो एक बेचारे को लिंचिंग हुई सियालकोट में, फिर तो वो भी आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं कहता हूँ ये बिगड़े घर की कहानी है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसे माशरे के अंदर जिसके अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है, जिसमें अदम बर्दाश्त है कि मैं और आपका कोई भी एक्ट किसी को भी इतना जोश दिलाया जा सकता है जो मेरे और आपकी जान ले ले, ये कैसा माशरा है? तो कहने का मकसद ये है कि कानून की बालादस्ती नहीं है, और कानून की बालादस्ती नहीं है तो उसके जवाब में ये एक आर्गुमेंट मिलता है क्योंकि अदालतों में कन्विक्शन रेट नहीं है। तो उसका हल ये है कि आप अपने हाथ में कानून ले लें। मैं समझता हूं कि अगर किसी एंकर के खिलाफ, किसी साथी के खिलाफ अगर कोई गैर जिम्मेदारी का कोई कहीं पे है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। लेकिन ये आर्गुमेंट तो नहीं दे सकते कि अदालतें अपना काम नहीं कर रही, इस वजह से इदारे जो है वो कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि विजिलेंटिज्म को आप परवान चढ़ा रहे हैं, जो खतरनाक
रुझान है और उसमें जो माशरे की तरवीज होगी वो महज़ब अंदाज में नहीं होगी, वो इसी तूफान बदतमीजी और तशद्दुद की लहर से होगी, जिससे आप और हमें जग हसाई का सामना करना पड़ेगा और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ सहाफत ही नहीं बल्कि इस माशरे में जो बिगाड़ है उसको दुरुस्त करना मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस रियासत की भी जिम्मेदारी है, इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसा ही और उन सियासी कुव्वतों की भी जिम्मेदारी है। सईद साहब, और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मोहसिन बेग साहब, वो भी इसी फील्ड का हिस्सा हैं, पहले वो बड़ा क्लोज हुआ करते थे इस हुकूमत के। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम अगर टीवी पर बैठकर अखलाकियात का दर्स दें, अब हम पॉइंट आउट करें कि मुआशरे में क्या खराबियां हैं, या फिर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है या जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन लोगों के आने से इस तरह की अब लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, आप ही बैठकर फिर किसी प्रोग्राम में इस तरह की ज़ुमानी गुफ्तगू करें, तो आपको नहीं लगता कि ये मुनाफिकत है? देखिए, ये गैर जिम्मेदार सहाफत की अक्कासी करता है, गैर जिम्मेदार जुमले हैं। सियासी लीडरों को भी हमने देखा कि वो टॉक शोज के अंदर एक दूसरे पे थप्पड़ मारते भी देखा, गिलास उछालते हुए भी देखा और मुगलजात बकते हुए भी देखा और ब्रेक के अंदर एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होते हुए भी देखा। तो कहने का मकसद ये आयशा, ये जो रुझान है ये कि डिवीजन नहीं है कि आप किसी एक XYZ का नाम लें। इस पूरे ये जो रुझान परवान चल रहा है, मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ जिम्मेदार सहाफत को गैर जिम्मेदार करार दे रहा है और गैर जिम्मेदार एक्ट्स के मुर्तकिब हो रहे हैं इदारे भी, सियासी जमातें भी। ये जो सोशल मीडिया की ब्रिगेड्स खोली हुई हैं इन्होंने, वो भी बंद होनी चाहिए और ऐसा रिवेंजफुल एक्ट जिसमें तशद्दुद झलकता हो उसको भी फिलफौर खत्म होना चाहिए। कानून की बालादस्ती जिस माशरे में नहीं होगी, कानून का ये पास नहीं होगा, तो फिर आप इस तरह के एक्ट देखेंगे। मैं समझता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट सहाफत में बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या एक दो वज़रा या मुशीरान की मर्जी और मंशा से नहीं हो, वो कंसल्टेशन के तहत हो, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट हो, जिसमें एडिटर्स हो और पूरा एक प्रोसेस हो। ये नहीं होगा कि कोई चैनल जो है उसको आप यूज कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, लेकिन सर ये करेगा कौन सईद साहब? क्योंकि हमें मीडिया के अंदर भी अगर हम बात करें और अगर हम ओपनली बात करें तो एक डिवीजन नजर आती है ना। एक हिस्सा जो है हमें नजर आता है वो हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ बात करता है, एक हिस्सा जो है वो हुकूमत के बिल्कुल फेवर में बात करता है और कहता है कि सब कुछ अच्छा है। तो फिर ये जो आप बनाने की बात कर रहे हैं, ये कमेटी या जिस तरह से जिसने ठीक करना है इन सब चीज़ों को, वो फिर कौन होंगे? क्योंकि अगर हुकूमत के फेवर वाले लोग आते हैं तो फिर जो दूसरी तरफ वाले हैं वो कहेंगे कि जी इसका तो कोई फायदा नहीं है, दूसरी तरफ वाले लोग आ नहीं सकते क्योंकि वो हुकूमत के फेवर में नहीं है। तो फिर एट द एंड होगा तो कुछ भी नहीं। आयशा, देखिए मुश्किल रास्ता है और एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, पॉलिटिकल पोलराइज्ड एनवायरनमेंट और पब्लिक डोमेन के अंदर मैं और आप जिंदा रह रहे हैं और ये सहाफत सिसकती हुई आगे जा रही है। तो इस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए सहाफत के लिए कवानीन पूरी दुनिया के अंदर लागू हैं और वो कवानीन सिंपल है कि आपने क्या लिखा और क्यों लिखा, आपने ये क्यों ब्रॉडकास्ट किया, कैसे ब्रॉडकास्ट किया। हर जगह पे एडिटोरियल सेफ्टी वॉल्स लगाए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैंने BBC में काम किया, मैंने गैर मुल्की इदारों के साथ काम किया, इदारती जिम्मेदारियां संभाली हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये जो बेलगाम घोड़े की तरह सहाफत है वो भी गैर जिम्मेदार है। लेकिन अगर उसके अमल के तौर पर, उसके रद्द अमल में अगर रियासती इदारे करेंगे तो फिर तो फेक इनकाउंटर्स भी जायज हैं, फिर तो आप जो भी गैर कानूनी एक्ट है वो तो जायज है, तशद्दुद भी जायज है। जिस तरह इकबाल हसन की टीम के साथ हुआ है, जिस तरह अफसार के साथ हुआ, ठीक है माजी के जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि ये कि गोली किसी के जिस्म में उतारी जाए। ये जरूर है कि यूट्यूबर जो है वो एक लिमिट क्रॉस करते हैं और मैं और आप उन्हें एडिटोरियली जिम्मेदार नहीं समझते, लेकिन क्या उस यूट्यूबर के घर पे उस रद्द अमल के अंदर रियासती एहलकार उसमें धावा बोले, उसको टॉर्चर दे? ये नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि तशद्दुद का रास्ता अगर इख्तियार करेंगे रियासती इदारे, हुकूमतें, सियासी क़ुव्वतें या इवन कोई इंडिविजुअल्स, तो फिर इस माशरे के अंदर जिसके अंदर मजहबी इंतहा पसंदी पहले ही है, दहशतगर्दी ने इसकी बुनियादों को हिलाया है,
अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहीं ना कहीं कामयाबियां हासिल की हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में, लेकिन वो सब अकारत जाएंगी अगर आप तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो फिर तो इस बिगड़े घर का में आप आग लगाने के मुतरादिफ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है जिनके हाथ में ताकत है, जिनके पास कुर्सी है। ये चीज़ समझ नहीं आती, ये हम सब देख रहे हैं, अवाम भी देख रहे हैं, जिस तरह से केओस और एक पैनिक नज़र आ रहा है, अदम तशद्दुद हमें नज़र आ रहा है, अदम बर्दाश्त नज़र आ रहा है। अल्टीमेट रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं अगर इसको यहीं पर रोकने की कोशिश नहीं की गई या यहीं पर रोका नहीं गया इस सारे केओस को? देखिए, कहानी तो पुरानी है। अदम तशद्दुद की कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान की जंग से शुरू होती है, फिर जिहादी कल्चर को परवान चढ़ाया जाता है, फिर जर्नलिज्म के अंदर जो है वो आपको बाइस जर्नलिज्म नजर आती है, गैर जिम्मेदार जर्नलिज्म नजर आती है, फिर सेंसरशिप नजर आती है, फिर आर्बिट्रेरी थ्रेट्स नजर आते हैं कि जी आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा, आप बेरोजगार रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन को बंद कर दिया जाएगा। तो इसका ये मतलब है। और फिर स्टेट रन जो मीडिया था उसका ट्रांजिशन स्टेट रन मीडिया में हुआ। तो जाहिर बात है कि नॉट ऑल द चैनल्स बट नॉट ऑल द मीडिया हाउसेस, लेकिन कुछ बाज जगहों पे स्टेट का जो पावर है वो रिफ्लेक्ट करती है। एडिटर का ऑफिस जो है वो उसकी सेंटिटी खत्म हुई है। तो इसका मतलब है कि बिगाड़ कई जगहों पर है, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो सिलेबस हो। ये जो अदम तशद्दुद की बात कर रही है आपके, वो तशद्दुद को खत्म होना चाहिए, इंतहा पसंदी को खत्म होना चाहिए। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म का खात्मा जो है, ये रियासती इदारों से लेके, हुकूमतों से लेके, सियासी कुव्वतों से लेके, मीडिया भी उसमें जिम्मेदार है और माशरा पूरा जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक लंबा सफर है। अगर नहीं हुआ तो ये जो आग बार बार आपको शोले नजर आते हैं, ये कहीं एक पूरे जो माशरा है उसमें इंतहा पसंदी की आग न लगा दे और फिर हमें ऐसे ही इंसिडेंट का सामना करना पड़े जिसके अंदर दुनिया हम पे उंगलियां उठाए, हम पे ताने दे और अंदर जो मॉडरेट कुव्वतें हैं, लिबरल प्रोग्रेसिव कुव्वतें हैं, वो घुटन का शिकार हो। नई नस्ल कहे कि नहीं, हमें अपना आंगन छोड़ना है और हमें किसी दूसरे आंगन में जाना है। मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की निशानी होगी। इस वक्त अगर नहीं किया तो फिर हम और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन वी शुड डू इट। बिल्कुल, एक ऐसा वक्त है जब हमारे मुल्क को मुख्तलिफ फ्रंट से बड़े प्रॉब्लम्स का सामना है, तो यूनिटी होनी चाहिए और ऐसे मौके पे इस तरह का केओस अगर होता है तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान ही देगा। बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद, वक्त दिया इस अहम इशू पर बात करने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।